भगवान why? जी के There was no need to do it. My point is, what was the need to do it? Let's ask our friend अरशद आज़मी साहब. इस वक्त अरशद आज़मी साहब हमारे साथ हैं. अरशद आज़मी साहब नमस्कार. नमस्कार. वेलकम टू द शो सर. वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच. अरशद आज़मी साहब ये बताएं कि कर्नाटक में, मतलब आप इस पे बोलना चाहेंगे नहीं बोलना चाहेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप जरूर बोलें, हम चाहेंगे आपके विचार सुनने, कि भाई बजरंग दल पे बैन लगाने की आवश्यकता क्या थी? अभी ये बोलने की आवश्यकता क्या थी? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है. किसी ऑर्गेनाइजेशन पे बैन लगाने की बात जो है वो मैनिफेस्टो में ज्यादातर नहीं आती है, लेकिन जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त मौका मिल गया एक बार फिर हिंदू कंसोलिडेशन करने का. अरशद आज़मी साहब जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया जी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास इन मुद्दों के अलावा दूसरे कोई मुद्दे तो है नहीं. अब रहा सवाल बजरंग दल पर या दूसरे अन्य संस्थाओं पर बैन लगाने का, तो देखिए अब कर्नाटक की क्या परिस्थितियां हैं, क्या वहां पे लोकल प्रॉब्लम हो रहे हैं इन संस्थाओं की वजह से जी, जो धार्मिक तरीके से लोगों को भड़काती और लड़ाती है. तो उस लोकल परिस्थितियों के हिसाब से ही पार्टी ने ये फैसला लिया होगा, और सिर्फ बजरंग दल पर नहीं बल्कि ऐसी तमाम संस्थाओं पर पाबंदी लगाने की बात कही अपने मैनिफेस्टो में, जो उस राज्य में लोगों के बीच नफरत बोते हैं, जो लोगों को भड़काते हैं और आपस में लड़ा देते हैं. तो ऐसी संस्थाओं पर पाबंदी लगाने की बात कही है मैनिफेस्टो में. लेकिन अरशद आज़मी साहब, सवाल कि भाई अरशद आज़मी साहब क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा था, आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, हमारे खुद के जो रिपोर्टर्स हैं कर्नाटक में वो सब बोल रहे थे कांग्रेस जीत रही है इस बार, मतलब कोई सवाल ही नहीं है, लेफ्ट राइट कुछ है ही नहीं. हाँ, बहुत अच्छा चल रहा था, और प्रधानमंत्री जी के पास कर्नाटक में जाके कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा था. जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो अक्सर बोला करते थे, और खुद उनकी सरकार वहां पे भ्रष्टाचार में पैर से लेके सर तक डूबी हुई मिली. अरे वो 40% सरकार है ऐसे. मुद्दा नहीं था. इसके सुनिए ना साहब एक मिनट जी, इसके जरिए उन्हें मुद्दा मिल गया. उन्होंने कहा कि यस, बजरंग बली के नाम पर अपना वोट, बजरंग बली कहते हुए अपना वोट डाल दीजिए. जी, मुझे तो आश्चर्य हुआ, पहले मुझे यकीन नहीं हुआ. मुझे लगा कि किसी बूथ लेवल के कार्यकर्ता ने ये बात कही होगी. जी, प्रधानमंत्री तो ऐसी गुजारिश लोगों से कर नहीं सकते, क्योंकि इस देश के अंदर पिछले दिनों में, पिछले सालों में कई मौकों पर ऐसा हुआ है कि जब इलेक्शन के दौरान कोई धार्मिक बातें उठाने या भड़काने का प्रयास किया गया, तो इलेक्शन कमीशन ने कई लोगों के ऊपर वोट डालने का अधिकार तक छीन लिया. तो मुझे हैरत इस बात की हुई कि प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी धार्मिक उस पर बात कर रहे हैं कि बजरंग बली के नाम पर वोट दीजिए. तो ये कोई बूथ लेवल के कार्यकर्ता ने कहा होगा, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि वो पद ऐसा है कि उस पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें कर नहीं सकता. और अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन कहाँ है? इलेक्शन कमीशन अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा रहा है? वो इलेक्शन कमीशन जो पहले राज्य में और पूरे देश में इस तरह की बातें उठाने पर वोट डालने का अधिकार छीन लिया करता था, आज वो इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री के इस ऐलान पर चुप क्यों है? तीसरा आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं. जी, जो आप बता रहे हैं कि आपके पत्रकार, आपके रिपोर्टर भी ये बता रहे थे कि कांग्रेस आगे चल रही है. जी, यकीन कीजिए, कांग्रेस अभी भी आगे चल रही है, और आने वाले वक्त में जब चुनाव की गिनती होगी तब सुबह से ही आपको ये नजारा नजर आएगा कि कांग्रेस आगे चल रही है. क्यों? इसलिए कि देखिए पिछले दिनों में इसी तरह का ढोंग, इसी तरह के प्रचार का सहारा लेती रही है भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी जब मोदी जी प्रधानमंत्री का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे बनारस में, तो उन्होंने बनारस में जाके ये नहीं कहा कि वो वहां पर क्या क्या काम करेंगे, कौन सी योजनाएं लगाएंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि गंगा मां ने मुझे बुलाया है, और ये कहा बाद में उसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया कि गंगा की सफाई होगी. गंगा की सफाई पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए. गंगा की सफाई के इश्तिहार पर 40 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ एक साल में खर्च किया गया. लेकिन जाइए और गंगा में डुबकी लगाकर इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि वो 13,000 करोड़ रुपए उस गंगा की सफाई के लिए जो नियुक्त किए गए थे, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए. गंगा कल जैसी थी, गंगा आज भी वैसी पड़ी है.
तो सिर्फ नारा है धार्मिक, उसमें कोई हला भला नहीं करना है, उसमें लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचाना है, सिर्फ धार्मिक नारे लगाकर लोगों के जज्बात को भड़काना है और उस पर वोट लेने की कोशिश करना है। यही भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन अरशद आज़मी साहब, जो आपने बात कही है उसके ऊपर तो फौरन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेंट जानी चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू आस्क फॉर वोट्स ऑन अ रिलीजियस बेसिस। धार्मिक आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते। तो चुनाव आयोग को क्या कांग्रेस ने शिकायत दर्ज की है चुनाव आयोग के पास, अरशद आज़मी साहब? देखिए, एक बात मैं आपको ये बताऊं जी, कि इस बात का सवाल क्यों खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस ने शिकायत दर्ज की? क्या शिकायत दर्ज करने पर इलेक्शन कमीशन की नजरें उठेगी? क्या शिकायत दर्ज करने पर इलेक्शन कमीशन के कानों में ये आवाज जाएगी? इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो पूरे इलेक्शन को करीब से देखे और उसमें होने वाली किसी भी गलत हरकत को, किसी भी गलत गतिविधियों के ऊपर रोक लगाए, उसके ऊपर पाबंदी लगाए, और जो पार्टियां, जो नेता इस तरह का कदम उठाते हैं उनके ऊपर उन्हें कोई ना कोई तरीके का पनिशमेंट दे। इसमें कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी शिकायतें की हैं, अमित शाह पर की है और दूसरे नेताओं पर की है। जिस तरह का भड़काऊ भाषण, जिस तरह का समाजों के बीच नफरत का ऐलान कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम नेता, और तमाम नेता का आप एक अंदाजा लगाइए, नेता एक अलग चीज है। देश के संवैधानिक पदों पर बैठे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद पर बैठे हुए जैसे लोग इस इलेक्शन को सिर्फ जीतने के लिए किस तरह का नारा लगा रहे हैं, किस तरह समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की सीधे बनती है कि वो इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाए, इस तरह के लोगों को रोके कि आप इलेक्शन अपने विकास के मुद्दे पर लड़िए और दूसरे मुद्दों पर लड़िए, धार्मिक मुद्दों पर इस देश में इलेक्शन नहीं होता है। In fact, I remember, I don't know whether you'd remember, Arshad Azmi Sahab, Mr. Manoj Joshi was banned. He was banned from standing for election by the Election Commission. Later on, of course, he won the case in the Supreme Court. लेकिन Election Commission ने, was it 91 or 92? 90 or 91? I think Mr. Manoj Joshi was banned by the Election Commission for asking for votes on a religious basis. मुझे अभी तक याद है. But this, Pradeep ji. नो आजमी साहब, ये कांग्रेस एकदम फ्रंट फुट पे जा रहा था, अचानक कांग्रेस में घबराहट सा आ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे से आई विल नॉट स्पीक ऑन दिस, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। कर्नाटका कांग्रेस विल स्पीक। डी शिवकुमार यस बोले कि यस, बजरंग दल पे हम वंस इन पावर वी विल एक्ट, बट एट द सेम टाइम वीरप्पन मोइली अनदर कांग्रेस लीडर, उनका कहना है कि देखिए हमने कभी बोला ही नहीं, ये होगा भी नहीं, हमने कभी बजरंग दल पे कोई एक्शन ऐसा प्रपोज भी नहीं किया और नहीं होगा। तो अलग अलग वॉइसेस कमिंग आउट फ्रॉम द कांग्रेस। कांग्रेस के जो कर्नाटक के लीडर्स है, सबके तरफ से अलग अलग आवाज। शिव कुमार जी एकदम बुलंद है, वीरप्पन मोइली वेरी टोटली डिनाई कर रहा है, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एकदम चुप्पी साधी हुआ। तो हाउ डू यू सी इट? इज नरेंद्र मोदी वहां पर आके पूरे कांग्रेस जो एकदम जुबिलियंट थे, विक्टोरियस उल्लास से जा रहा था, अचानक डगमगा गया है, रास्ता भूल गया है, कैसे देखते हो आप आजमी साहब? देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही और मैं दोबारा फिर उस बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस अभी भी आगे है, और ये तो एक प्रचार का माध्यम होता है कि फिर यहां से मोदी जी आए और उन्होंने स्ट्रोक लगा दिया। देखिए, आज जो कर्नाटक की जो जनता है, जिस तरह के भ्रष्टाचार से जूझ रही है, कल ही एक सर्वे आया है, उस सर्वे में ये बताया गया कि कर्नाटक के लोगों के लिए जो सबसे बड़े मुद्दे हैं उनमें दो प्रमुख मुद्दे हैं। दो लोगों ने उसमें 30% पर अपनी राय को व्यक्त किया है कि वो किस बुनियाद पर वोट डालेंगे। उसमें पहला जो मुद्दा था वो बेरोजगारी का मुद्दा है। 30% से ज्यादा लोग बेरोजगारी पर वोट डालना चाहते हैं। 28% से ज्यादा लोग जो है वो महंगाई पर वोट डालना चाहते हैं। प्रधानमंत्री पहले दिन जब कर्नाटक गए, प्रधानमंत्री ने महंगाई बेरोजगारी के ऊपर कोई बात नहीं की। वो पहले ही दिन जाकर वहां रोने लगे कि लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। अरे आपके ऊपर गालियां दे रहे हैं, उससे जरूरी बात यह है कि आप उस कर्नाटक को जो आने वाले चुनाव के बाद आप दावा कर रहे हैं कि आपकी पार्टी जीत कर आएगी, पिछले 5 सालों में जिस कर्नाटक को आपने बेहाल कर रखा है, उसे आने वाले 5 सालों में कैसे खुशहाल बनाएंगे, इस पर प्रधानमंत्री जी को भाषण देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी रो रहे हैं कि मैं
अपनी मुझे गालियां दी जा रही हैं। आप पिछले 8-10 साल हो चुके हैं देश के अंदर मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए। आप देखिए कि पिछले 10 सालों में ना कभी इन्होंने किसानों की बात ये सुनते हैं, ना कभी नौजवानों की जवानों की बात ये सुनते हैं, ना कभी अपना पहलवानों की बात ये सुन रहे हैं, ना आम इंसानों की ये बात सुन रहे हैं। कह रहे हैं सिर्फ अपने मन की बात, जहां जाते हैं सिर्फ अपने मन की बात कहते हैं। 100 एपिसोड पूरे कर दिए मोदी जी ने अपने मन की बात कहने में, लेकिन देश के किसानों की, जवानों की, पहलवानों की, इंसानों की एक भी बात सुनने के लिए इन्होंने कोई एपिसोड नहीं लगाया। तो कर्नाटक के अंदर जो मुद्दे हैं वो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये मुद्दे हैं, इसको एड्रेस कीजिए। आपकी जिम्मेदारी इस पर बनती है कि आप वहां की जनता को कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि आने के बाद पहले जो सरकार आपकी करप्शन में डूबी थी, वो आने वाले इस चुनाव के बाद अगर आप जीतते हो तो करप्शन से बाहर हो जाएगी। इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, इन मुद्दों को वो लेकर करनी चाहिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बेरोजगारी, महंगाई और तमाम तरह की परेशानियों वाले मुद्दों के ऊपर बात की है, लेकिन उन तमाम मुद्दों के अंदर से, उन तमाम पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही पॉइंट नजर आया, और उसमें भी मैंने कहा कि वो लोकल परिस्थितियों के हिसाब से वहां क्या क्या तकलीफें लोगों को जा रही है। देखिए, भारतवासी जो हैं वो इस मुल्क के अंदर नफरत के बीच नहीं जीना चाहते। अगर नफरत इस मुल्क में रहेगी तो ये देश तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ भारतवर्ष में जिस तरीके से सभी समाज एक दूसरे में मिक्स होकर रहते हैं, उन्हें अलग कैसे किया जा सकता है? जब उनके बीच मनमुटाव होगा, जब उनके बीच दूरियां होंगी, तो समाज का निर्माण कैसे होगा? और फिर समाज का निर्माण ठीक तरीके से नहीं होगा तो फिर देश को भी नुकसान पहुंचेगा। तो उन मुद्दों को लेकर अपने मैनिफेस्टो में कहीं जिक्र किया होगा कांग्रेस पार्टी ने कि भाई इस तरह के लोग जो नफरत फैलाते हैं, जो देश में दंगा कराते हैं, अगर उनकी सरकार में आने के बाद ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाएगा। तो तमाम मुद्दों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी उसी के पीछे दौड़ पड़ी। इसलिए दौड़ पड़ी कि बाकी किसी भी मुद्दे पर जवाब देने की स्थिति में मोदी जी या उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी सरकार बिल्कुल भी कहीं नजर नहीं आ। आजमी साहब, you are blaming, आप ब्लेम कर रहे हो, कांग्रेस इज ब्लेमिंग द बीजेपी, बट बीजेपी इज ब्लेमिंग कांग्रेस। बोले कि टिप्पू सुल्तान जयंती किसने घोषणा की थी? सिद्धरामैया, कांग्रेस गवर्नमेंट। बोले कि वहां के मुसलमान को कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था कि टिप्पू सुल्तान जयंती मनाए, और उस टिप्पू सुल्तान जयंती मनाने के चक्कर में दंगे हो गए, लोग मरे, एक कम्युनल डिवाइड हुआ। तो बोले किसने शुरू किया था? कांग्रेस ने। बीजेपी का फिर कहना है कि राहुल गांधी के यात्रा में जब कर्नाटका पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने टिप्पू सुल्तान इशू निकाल दिए। टिप्पू सुल्तान, तो बीजेपी का कहना है हु इज डूइंग कम्युनलाइजेशन, हु इज डूइंग ट्राइंग टू पोलराइज द कम्युनिटी, द एंटायर वोटर्स, द कांग्रेस इज डूइंग। राहुल गांधी कर्नाटका पहुंचते टिप्पू सुल्तान और महाराष्ट्र पहुंचते सावरकर इशू निकाले। तो क्या ये एलिगेशंस, बीजेपी के जो एलिगेशंस है, इसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं? कैसे देखते हो आप आजमी साहब? देखिए, मैं आपको एक बात आपको बता देना चाहता हूं, और आप इसकी जांच भी कीजिए। 1990-95 के दौरान के इसके पहले 2000 के पहले तक या 2002 तक आप पकड़िए, टीपू सुल्तान भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुद्दा नहीं थे। येदियुरप्पा साहब जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, इन्होंने ये कि अपनी किसी सभा में उन्होंने उसी लिबास को पहनकर वो गए थे जो टीपू सुल्तान पहना करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी और उसके ये दूसरे जो संघ हैं, ये जो दूसरी कमेटियां, जो संस्थाएं हैं, इन्होंने, देखिए, कोई तो वजह चाहिए ना लोगों के बीच में नफरत डालने के लिए। तो टीपू सुल्तान को पकड़ लिया। साहब, कौन है टीपू सुल्तान? इतिहास जानते हैं ये लोग टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान जिसने इस मुल्क की खातिर अपनी जान दे दी, टीपू सुल्तान जो इस देश का गौरव है। नासा में जाइए आप, उनकी जो रिसेप्शन लॉबी है, वहां पे उस मिसाइल का फोटो लगा है जो टीपू सुल्तान का मिसाइल था, जो उसके फादर हैदर अली का मिसाइल था। वो दुनिया में आपके देश का गौरव बना बैठा है टीपू सुल्तान, और आप यहां पर उनके नाम पर, टीपू सुल्तान के नाम पर आप दंगे करवा रहे हैं, आप राइड करा रहे हैं कि जयंती क्यों मनाने दी गई। मैं ये बोलता हूं कि देश पर कुर्बान होने वालों की जयंतियां अगर नहीं मनाई जाएंगी तो किसकी जयंती मनाई जाएगी? उन लोगों की जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की थी, उन लोगों की जो स्वतंत्र सेनानियों के ठिकानों का पता बता देते थे।
तो ये सिर्फ देखिए बात क्या है कि कोई ना कोई बहाना होना चाहिए। बहाना रहेगा तो लोगों को भड़काने में आएगा। टीपू सुल्तान की जयंती और भी जो सुरमा इस देश में पैदा हुए जिन्होंने अपने देश की खातिर अपनी जान को अपने माल को निछावर कर दिया, वो कोई भी हो, वो किसी भी धर्म का हो, वो हमारे लिए इस देश का शहीद है और उसकी जयंती मनाना कोई बुरी बात नहीं है। वो कांग्रेस ने शुरू की या किसी ने भी शुरू की, उसमें क्यों आपत्ति है? और कौन लोग हैं उस पर दंगे भड़काने का काम करते हैं? क्यों इस देश में रहने वाले किसी व्यक्ति को इस बात पर आपत्ति है कि टीपू सुल्तान की जयंती नहीं मनाई जाएगी? वो टीपू सुल्तान जिसने अपनी जान दे दी थी इस देश की। और यहाँ पर तो आदमी साहब एक सेकंड प्लीज एक सेकंड, ये जरा सुनने वाली बात है, बहुत जरा ध्यान से सुनिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये 2012 की बात है, 2012। द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका वाज मिस्टर जगदीश शेट्टार। जगदीश शेट्टार साहब बीजेपी के थे, बीजेपी की सरकार थी। द डिपार्टमेंट ऑफ कन्नड़ा एंड कल्चर हैड पब्लिश्ड अ बुक entitled टीपू सुल्तान, a crusader for change, authored by Dr. Sheikh Ali. The 338-page monograph speaks of Tipu's achievements, acquisitions, and his fight against the British Empire. In the book, there is a message from the then Chief Minister, BJP's Jagdish Shettar. जगदीश शेट्टार साहब ने अपने पत्र में लिखा है, जब वो मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, हाउ टीपू सुल्तान वॉज अ पेट्रियट, बहुत बड़े देशभक्त थे और उनकी एग्जाम्पल से हम सबको सीखना चाहिए। सीधी सादी बात है, 2016 के पहले टीपू सुल्तान के खिलाफ कुछ खास नहीं था। सडनली क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है कि दे रियलाइज साहब टीपू सुल्तान के खिलाफ कुछ करना चाहिए। ये क्या हुआ था अरशद आजमी साहब? कुछ कोई मैं वही आपको मैंने अपनी जो बातें कही मैं ठीक से वो साल नहीं बता पाया, आपका धन्यवाद, आपने वो साल बता दिया। तो ये मतलब कोई ना कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, हर प्रदेश में कोई एक अलग मुद्दा चाहिए कि जिसके नाम पर वो लोगों में भेदभाव पैदा कर सके, लोगों में हिंदू मुस्लिम का खेल खेल सके। तो मुझे भी वही हैरत है इस बात की कि वो सूरमा जिसने अपनी जान दे दी इस अपने देश को बचाने की खातिर, जिसकी हत्या के बाद भी अंग्रेज उसके पास जाने के लिए कई घंटों तक इंतजार करते रहे कि वो पूरी तरह से उनका दम निकला कि नहीं निकला। इतने बहादुर और इतने सूरमा थे टीपू सुल्तान, उनके पास जाने को अंग्रेज डरते रहे। आज उस सूरमा की, उस देशभक्त की जिसने अपनी जान दी, जो शहीद हुआ देश पर, आज उसकी जयंती मनाने पर भारतीय जनता पार्टी और यही सारी संस्थाएं हैं जिनका जिक्र कांग्रेस पार्टी ने किया है, यही वो लोग हैं जो इस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं और लोगों में नफरत फैलाते हैं। तो मैं वही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता जो कर्नाटक के हैं, वो अलग अलग प्रोग्रामों में शिरकत किया करते थे टीपू सुल्तान की। लेकिन अब मुद्दा क्या चाहिए? देखिए, विकास ये कर नहीं सकते। विकास के नाम पर जितनी योजनाएं आई हैं इस देश के अंदर, अगर आप उनके पीछे जाकर पता लगाएंगे तो हुआ ये है कि उन योजनाओं में प्रचार के लिए जो पैसा था वो पूरी तरह से खर्च हुआ। हर योजना का प्रचार खूब हुआ, इसलिए खूब हुआ कि उस पर मोदी जी का फोटो लगेगा, लेकिन उन योजनाओं पे कोई काम नहीं हो पाया। तो कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ झूठे वादे थे, झूठे नारे थे। न झूठे वादों से एक बात समझ लीजिए, चूल्हा जलेगा, न खोखले नारों से किसी का पेट भरेगा। तो अब धर्म ही एक ऐसी चीज है जिसके नाम पर लोगों को भड़काया जा सकता है और सिर्फ ये लोग भड़काते। देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछले 10 साल से हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ये कहते कहते इस सरकार ने पर्दे के पीछे से तमाम देश के संसाधन जो थे वो 2-4 उद्योगपतियों के हाथ में दे दिए और लोगों को महंगाई दे दी, बेरोजगारी दे दी। इसके अलावा ये कुछ दे नहीं पाए। आने वाले वक्त में अगर भारतवासियों ने ऐसी सरकार को निकाल कर नहीं फेंका, तो मैं आपको बताऊं कि आने वाले वक्त में ये 2-4 उद्योगपति इस देश के मालिक होंगे और देश का जो हर नागरिक है वो या तो इनका कंज्यूमर होगा, या तो इनका एम्प्लॉय होगा, या तो इनका वेंडर होगा। इसके अलावा इस देश के 140 करोड़ लोगों की कोई हैसियत नहीं रहेगी। या तो रामदेव बाबा ने पैसे कमाए, अडानी अंबानी ने पैसे कमाए, जय शाह की तरक्की हो गई, और यहां तक के कई दूसरे नेताओं के जो बड़े बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी में,
उनके तमाम के तमाम बच्चे जो थे वो विधायक और एमपी बन गए। आम आदमी को क्या मिला साहब? बेरोजगारी के सिवा क्या मिला? चलिए ये तो बात रही कर्नाटका की। अगर चलते चलते महाराष्ट्र के बारे में भी कुछ कह दें, शरद पवार साहब का इस्तीफा अब शायद लग रहा है कि हो सकता है कि वापस ले लें, लेकिन ये भी हो सकता है कि ना लें। शरद पवार साहब का जो इस्तीफा है अध्यक्षता पद से, अध्यक्ष के पद से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, क्या उससे कुछ अस्थिरता आएगी महाविकास अघाड़ी में? आजमी साहब देखिए, जहां तक अब चूंकि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, जी जी, तो इस पर बहुत ज्यादा कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन जहां तक मुझे जो मेरी समझ है कि शरद पवार साहब एक बहुत ही अनुभवी नेता हैं और उन्होंने हमेशा जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जो भी सांप्रदायिक ताकतें रही हैं, जब भी इस देश में कोई ऐसी पार्टियों ने सर उठाया है तो उन्होंने मुकाबला किया है, उसका हमेशा जमकर मुकाबला किया है। और सामने 2024 का चुनाव है, तो अब उनके अंदरूनी मामले क्या रहे होंगे मुझे नहीं पता है, पर मुझे नहीं लगता कि शरद पवार जी जो है आने वाले 2024 के चुनाव के पहले ऐसा कोई निर्णय लेंगे जिससे उनकी भूमिका जो है वो राजनीति में कमजोर पड़ जाए और आने वाले वक्त में जो ये सरकार जो है, ये देश जन विरोधी सरकार जो है, जो तानाशाह सरकार काम कर रही है, उसे उखाड़ने में विपक्ष जो है, महाविकास अघाड़ी खासतौर से जो महाराष्ट्र में है, वो कमजोर पड़ जाए। पिछले दिनों में छोटी सी बात कहूंगा, आप पिछले 1 साल 2 साल के अंदर जितने भी चुनाव, चाहे वो किसी विधानसभा का हो, चाहे किसी नगर पालिका का हो, चाहे अपना एपीएमसी मार्केट का हो, ये तमाम चुनाव आप देख लीजिए कि इन तमाम चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया और जीत कर आए। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो नेता जिनका बहुत बड़ा रोल है इन तमाम चीजों के पीछे, वो कोई ऐसा कदम उठाएंगे। वो राजनीति में भी बिल्कुल बने रहेंगे। और देखिए, अध्यक्ष कोई और भी आ जाता है राष्ट्रवादी कांग्रेस का, तो मुझे लगता है कि महाविकास अघाड़ी अब एक सिर्फ गठबंधन नहीं है, ये महाराष्ट्र के आम आदमियों की एक आवाज बन चुकी है। तो अध्यक्ष कोई भी रहे, पवार साहब की लीडरशिप कहां जाने वाली है, वो तो कायम ही रहेगी। आजमी साहब, मगर जिस प्रकार से आजमी साहब जिस प्रकार से नाना पाटोले जी, संजय राउत जिस प्रकार से भिड़ गए, मींस जो वॉर ऑफ वर्ड्स चालू हो गए, जब संजय राउत जी ने राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का उदाहरण दिया, तो नाना पाटोले जी ने बोला कि तुरंत आप माफी मांगे, टेक बैक योर वर्ड्स, यू कांट, आप हमारे स्पोक्स पर्सन नहीं है, ना एमवीए के स्पोक्स पर्सन हो। तो ये जिस प्रकार से चल रहे विवाद, बिकॉज जो आपने कहा परफेक्ट है, एमवीए के वोट शेयर 50% के आसपास है, अनबीटेबल है, एक साथ है तो 2024 एकदम स्वीप है। बट नाना पाटोले जी का जो रिएक्शन है, क्या इसमें कुछ दरारे, आप कैसे देखते हो इस चीज को? क्या एवरीथिंग विल बी ओके? हाँ, देखिए, मैं ये बताऊं आपको कि मैंने अभी जैसे कहा कि महाविकास अघाड़ी सिर्फ 3 पार्टियों का गठबंधन नहीं रह गया है, ये जनता की आवाज बन चुकी है। तो नाना पटोले जी ने जो बात कही वो ये कि हर पार्टी के अपने अपने अंदरूनी मामले हैं, उनके अपने अपने काम करने के तरीके हैं, लेकिन जब हम लोगों के सामने महाविकास अघाड़ी के नाम पर आते हैं तो हम सब एक हैं। और कांग्रेस पार्टी में जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बूथ से, मतलब ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेके एक व्यक्ति का नेशनल प्रेसिडेंट तक बन जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और तो उस पर वो आपत्ति उन्होंने जो जताई वो सही जताई। उसमें किसी भी और पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो, शिवसेना हो या राष्ट्रवादी पार्टी हो, किसी भी पार्टी को किसी भी दूसरी पार्टी के अंदरूनी मामलों में न बोलने की कोई जरूरत है, न उसका कोई उदाहरण देने की जरूरत है। तो पटोले साहब ने वही उनसे कहा कि आप अपनी पार्टी की बात करिए। अगर हम कांग्रेस जो है वो शिवसेना के अंदरूनी मामलों में या उनके नेताओं पर कुछ बोलने लगे या राष्ट्रवादी पर बोलने लगे तो ये गलत बात होगी। वही एक चीज उन्होंने अपना वो इसको उन्हें वो दिया। और लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने कहा महाविकास अघाड़ी एक आम आदमी की आवाज बन चुकी है। तो महाविकास अघाड़ी में थोड़ा बहुत कुछ कहीं छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग तो जरूर होगी, क्योंकि बोलने में कभी कभी कुछ बातें आदमी लोग बोल जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि इन बातों को लेकर महाविकास अघाड़ी में कोई बिखराव होगा। जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
पवार जी ने इस्तीफा दिया, अब अध्यक्ष कोई और भी अगर बनता है तो राष्ट्रवादी क्या पवार साहब के नेतृत्व को इनकार कर सकती, नहीं कर सकती है। उनके सारे कार्यकर्ता अभी भी जिद पर अड़े हुए हैं कि पवार साहब इज द ओनली आप सीमेंटिंग अपना फैक्टर। इस्तीफा। पवार साहब सबसे जी बड़े सर। सीमेंटिंग फैक्टर हैं एमबीए के, सीधी सादी बात है। 100%, 100%, जी 100%। मैंने भी वही आपको बताया जी कि देखिए इस तरह की चीजें होती हैं पार्टियों में। पवार साहब को लगा होगा कि वो किसी और को नेतृत्व देकर फिर वो और फ्रीली घूम सकते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता और लोग नहीं चाहते कि वो ऐसा करें। तो मुझे लगता है कि वो लोगों की जो ये है भावनाएं हैं उनके साथ ही जाएंगे। तो उम्मीद है कि शायद पवार साहब अपने इस्तीफे को भले वापस ना लें, उसको डेफर कर दें कि भाई मैं 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद आई स्टेप डाउन। जी। होपफुली, आई होप इट हैपेंस, बिकॉज अदरवाइज आप जो मर्जी कह लीजिए, इंस्टेबिलिटी तो आएगी सर, क्योंकि अस्थिरता तो आएगी। पवार साहब के इस्तीफे की वजह से देयर विल बी इंस्टेबिलिटी, कोई कुछ भी कह दे। सो बट आई होप यू आर राइट, एंड आई होप ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर द कर्नाटका इलेक्शंस। कर्नाटका इलेक्शन में आपको ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अभी भी जो सर्वे बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस जरा आगे है। कांग्रेस स्टिल हैज इट्स नोज इन फ्रंट एज फार एज कर्नाटका इज कंसर्न। आई होप we'll have a good result by the end of May. Thank you very much, Arshad Alvi साहब. Always a pleasure talking to you. Thank you. आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आता है, आपके साथ बहुत दिलचस्प डिस्कशन होता है। और जहाँ तक टीपू सुल्तान का प्रश्न है, कभी ना कभी उसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी बात फिर। क्योंकि जिस तरीके से टीपू सुल्तान के बारे में गलत जानकारी, वाहियात जानकारी, जिन्होंने आज तक कभी कुछ पढ़ा नहीं है, कोई रिसर्च नहीं करी है, ना जाने क्या क्या बोलते हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है। सिर्फ चलते चलते सिर्फ एक बात बता दूं, ये वही टीपू सुल्तान है जब श्रृंगेरी मठ को मराठाओं ने आकर के पूरा तहस नहस और ध्वस्त कर दिया था। ये वही टीपू सुल्तान है जिसने श्रृंगेरी के शंकराचार्य को ना जाने कितनी अशरफियां दी ताकि श्रृंगेरी की शान वैसे की वैसे दोबारा बन सके। और ये किसने कहा है? ये श्रृंगेरी के जो शंकराचार्य थे, सच्चिदानंद भारती, उन्होंने खुद लिख करके चिट्ठी में दिया है कि टीपू सुल्तान साहब, वी आर सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने माँ शारदा की मूर्ति की दोबारा संस्थापना वहां पर कराई। ये बात बता दें आपको, माँ शारदा यानी पार्वती माँ का जो रूप है उसको तोड़ दिया गया था। टीपू सुल्तान ने अपने पैसे दे करके, अपने लोग भेज करके उसको दोबारा बनवाया। अब इसको भी बताना चाहिए ना, ये बात छुपाने लायक थोड़ी है। जी। चलिए अरशद आज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। यू आर ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू। नमस्कार और वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। राइट, दैट वाज but I tell you what, Pradeep,